नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की उस राज्य में यात्राएं शुरू हो जाती है। कहीं जनसभा, कहीं रोड शो, कहीं उद्घाटन और कहीं कुछ और। अब गुजरात राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते हर थोड़े दिनों में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता गुजरात में राजनीतिक दौरे पर आ जाते हैं। आज की ही बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 दिवसीय गुजरात के दौरे पर आए। अब हम आपको 2 दृश्य दिखाना चाहेंगे। एक दृश्य जेपी नड्डा के गुजरात आगमन का और दूसरा दृश्य अरविंद केजरीवाल के गुजरात आगमन का। सबसे पहले गौर कीजिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर गुजरात भाजपा द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो दूसरी ओर केजरीवाल वडोदरा पहुंचे तो गुजरात आप द्वारा उनका स्वागत तो किया गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और फिर केजरीवाल के नारे भी सुनाई दिए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, करते हैं नजर। और अब ये भी जान लेते हैं कि मोदी मोदी के नारे लगे, उस पर केजरीवाल का क्या कहना है। वडोदरा पे मैं एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ पे 30-40 लोग थे। उन 30-40 लोगों ने मेरे सामने नारे लगाए, मोदी मोदी मोदी। अभी गुजरात के अंदर माहौल ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तकलीफ होने वाली है। कहते थे कि इनकी 66 सीट ऐसी है अर्बन एरियाज़ में जहाँ बीजेपी कभी नहीं हारी, ऐसा क्या कहा जाता था। इस बार उन 66 सीट पे भी आप देखना काफ़ी तकलीफ इनको होने वाली है। वो सारी सीट नहीं जीत रहे वो लोग, तो जाहिर तौर पे ये लोग मेरे खिलाफ नारे तो लगवाएंगे ही, घर थोड़ी बैठेंगे। 30-40 आदमी भेज के नारे लगवा के कहते हैं कि दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी राहुल गांधी जी गुजरात आए इन्होंने उनके सामने नारे नहीं लगाए। बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी केजरीवाल के खिलाफ दोनों मिलकर नारे लगाते हैं। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मुझे गाली देते हैं, दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मोदी मोदी के नारे तो लगे गुजरात के वडोदरा शहर में, लेकिन आपको याद दिला दे कि गुजरात को तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात मॉडल के चलते ही तो मोदी सरकार केंद्र में आई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के मेयरों की सभा को संबोधित किया और बताया कि क्यों उनके गवर्नेंस मॉडल दूसरों से अलग है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर के पास बीजेपी के किसान मोर्चा कार्यक्रम में ई बाइक को हरी झंडी दिखाने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि कुछ लोग हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा किसानों का दर्द बखूबी जानती है और उसे सुधार करती है। आज तक किसी ने किसानों को आर्थिक मदद देने के बारे में नहीं सोचा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों को भी दैनंदिन जीवन में अपने उपज को बढ़ाने के लिए उनको जो कुछ आर्थिक मदद चाहिए, कभी नहीं सोचा और कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2,000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और मैं आपको इसकी विशेष बात बताना चाहता हूं। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कौन सा वो हाथ है जो सारे का सारा पता नहीं कहां ले जाता है, कहां किस हाथ में फंस जाता है मालूम नहीं। लेकिन 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से 31 मार्च नोट कीजिए, एक बटन दबाया, चार जी मैं ठीक बोल रहा हूं, एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपए चले गए। ये हमको समझना। तो कांग्रेस की ओर से भी आज किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया और ट्विटर पर जिसका एक वीडियो भी शेयर किया गया, आइए करते हैं नजर। 17 सितंबर को दशरथ लक्ष्मण केदारी जी नाम के एक किसान ने पुणे महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मोदी जी आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, साहूकार सुनता नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं और आपकी निष्क्रियता के चलते मैं अपनी जान देने को मजबूर हूं। ये पहले किसान नहीं है, शायद ये अंतिम भी नहीं होंगे, लेकिन लगातार किसान आत्महत्या का मामला जो बढ़ता जा रहा है और खास तौर से सरकार की विफलता के कारण उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वर्ष 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या करी। 10,881 किसानों की एक साल में आत्महत्या करने का मतलब है कि 29 किसानों ने रोज आत्महत्या करी। हर घंटे एक से ज्यादा किसान अपनी जान लेने को विवश है। 7 साल का जो डेटा अवेलेबल है 14 से 21 तक का 53,881 किसानों ने आत्महत्या की और ये सब मोदी सरकार की विफलताओं का कारण है। ये वही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में कहती है 50% कॉस्ट पे एमएसपी देना मुमकिन नहीं है, मार्केट बिखर जाएगा। ये वही सरकार है जो राज्यों को धमकाती है एमएसपी के ऊपर खरीद मत करिए। ये वही सरकार है जो डीजल का दाम बढ़ाती है, खेती के उपक्रमों पर जीएसटी लगाती है, खाद और कीटनाशक पर जीएसटी लगाती है, खेती की लागत 25,000 रुपए बढ़ा देती है। ये वही सरकार है जब 700 किसानों की शहादत हुई थी तो मोदी जी ने कहा था मेरे लिए थोड़ी मरे, मैं क्या करूं। लेकिन मोदी सरकार को अब जागना पड़ेगा, आंखों पर बंधी पट्टी को खोलना पड़ेगा, किसानों के कर्जा माफी करनी पड़ेगी, किसानों का बेहतर खेती के उपक्रमों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूंजीपति मित्रों का आप 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो किसानों की कर्जा माफी में क्या आपत्ति है। ये वही सरकार है जिसने काले कानून थोपने की कोशिश करी थी और अब बैकडोर एंट्री से निजी क्षेत्र से अनाज खरीद का प्रबंध कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसानों की आत्महत्या इस देश की अंतरात्मा के खिलाफ है। मोदी जी को इस पर बोलना पड़ेगा और मोदी जी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी निष्क्रियता के चलते एक और किसान ने जान दे दी है और सीधे सीधे द ब्लेम लाइज एट योर डोरस्टेप। ये तो किसानों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी बात रखी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि गुजरात में 1 दिवसीय दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने भी अलग अलग मुद्दों को उठाकर ये कहा कि कभी यह मुद्दों को उठाया नहीं जाता और ना इन पर चर्चा होती है। मैं उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाया। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भी उनके मुद्दे नहीं उठाए। जितने सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करके ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, मैं इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को कहूंगा कि एक बार लिखें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जितने ये फॉरेस्ट गार्ड, एक्स आर्मी ऑफिसर, एनएचएम, हेल्थ वर्कर्स, ये भी इस देश के नागरिक हैं। इनको भी अपना जनतांत्रिक अधिकार है अपना वोट वो करने का। अगर ये दुखी हैं और ये सरकार में बदलाव चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए।
आज जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और दाल देकर गरीब जनता को मजबूत करने का काम किया है। कोई भूखा न सोए, इस बात की चिंता करने का काम किया है। शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहां कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आज दिन तक वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चल रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने महंगाई पर चिंता जताते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। 2014 आमदनी ज्यादा महंगाई कम और 2022 आमदनी कम महंगाई ज्यादा, और साथ में एक वीडियो भी शेयर कर दिया। तो दूसरी ओर गुजरात इलेक्शन से पहले रेवड़ी कल्चर भर भी सियासत तेज हुई थी, यानी कि जनता को फ्री सुविधा देने की बात पर सियासत हुई थी। कहीं ना कहीं वह मुद्दा आज भी चर्चा में है। आज भी केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई कहता है कि फ्री की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए तो उस आदमी की नीयत में खोट है। ये लोग कहते हैं कि गुजरात के लोगों को फ्री नहीं मिलना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो सारा लूट के पैसा स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये सारा लूट के पैसा अपने घर भरते हैं। अगर ईमानदार राजनीति हो गई, अगर जनता को फ्री सुविधाएं मिलने लग गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो हैं वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट रहे। पहली बार इस देश के अंदर, पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है। उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। एक और आज केजरीवाल ने गुजरात में नीयत में खोट, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो दूसरी ओर आज गुजरात में जेपी नड्डा ने ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बात कही कि हमें प्रोएक्टिव रहना है, हमें प्रो रिस्पॉन्सिबल रहना है, हमें प्रो रिस्पॉन्सिव रहना है और हमें ट्रांसपेरेंट रहना है। मित्रों, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम चुन करके आए हैं, हमको ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में लानी है और उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हमारी सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के हमको उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करने की सुविधा होनी चाहिए। हमको डेवलपमेंट के मॉडल को बढ़ाने के लिए उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमको कागज के कार्यों को घटाना है
और हमको फॉर्म्स और एप्लीकेशंस को डिजिटलाइज करना है, ताकि घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपना फॉर्म भर सके और वह पब्लिक हो, वह पोर्टल पर आए, सबको मालूम हो कि जो सुविधा मिल रही है वो किसको मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, कितनी मिल रही है। और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के हमको चलना है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं यहां पर कि हमको सिर्फ लोगों को सुविधा ही नहीं पहुंचानी है, सुविधा के साथ साथ उसको सामर्थ्यवान भी बनाना है, उसको एम्पावर भी करना है, उसको ताकत भी देनी है कि वो घर बैठ करके जान सके कि मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है, वो घर बैठ करके जान सके कि मेरे से किसी ने ओवरटेक तो नहीं किया, वो घर बैठ के जान सके कि उसका हिस्सा तो किसी ने नहीं मारा है। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और हम सब लोग यहां बैठे चुने हुए प्रतिनिधि, हम बदलाव के वाहक हैं, हमको परिवर्तन लाना है, जनता का विश्वास जीतना है, सबको साथ लेकर के चलना है। इसके लिए हमको काम में आगे बढ़ना है। यानी कि कुल मिला के आक्षेप प्रति आक्षेप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या जनता की समस्या हल हो पाएगी, महंगाई कम हो पाएगी। गुजरात में चुनाव के बाद क्या गुजरात में जनता को सारे चुनावी वादे पूरे होते दिखेंगे, या फिर गुजरात में भाग भाग कर आते बड़े नेता क्या अगर गुजरात की जनता को किसी मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो इसी तरह तेजी से हवाई जहाज में बैठकर आते दिखेंगे? क्या जनता के बीच जीतने वाले विधायक भी दिखेंगे, या फिर हमेशा की तरह कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे? अब समझा जाए तो गुजरात विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 182 है। वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा के सदन में 111 सदस्य है। अब आपको यह भी बता दें कि एक निर्दलीय के अलावा बीजेपी के 2 सदस्य है, जबकि एनसीपी का 1 सदस्य है। विधानसभा की 4 सीटें रिक्त हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों में भाजपा ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। भाजपा की 16 सीटें घटी थी, उसके सामने कांग्रेस की 16 सीटें बढ़ी थी। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। कांग्रेस ने 32 साल बाद अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाते हुए इतनी ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल में विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला बरकरार रहा। लेकिन मुद्दा यह है कि जितनी चुनावी तैयारियां बड़े नेताओं की आवाजाही यानी कि आते हैं और जाते हैं वो भाजपा और आपकी ही नजर आ रही है, उतनी कांग्रेस की क्यों नजर नहीं आ रही? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर है तो क्यों उस यात्रा के रूट में गुजरात नहीं है? क्या राहुल गांधी गुजरात के लोगों से मिलने, संवाद करने के लिए नहीं दिखेंगे? क्या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी गुजरात में एक्टिव नहीं दिखेंगे क्या? क्यों गुजरात, जिसमें हमेशा भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिलती थी, वह कांटे की टक्कर जैसे भाजपा और आप के बीच देखने को मिल रही है? वैसे गुजरात और कांग्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी, जो रिकॉर्ड कायम किया था, जो सर्वाधिक सीटें हासिल करने का रिकॉर्ड है, वो अभी भी बरकरार है। ऐसे तो गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने 182 में से 182 सीटें जीतने का सपना शुरू से ही देखा है, लेकिन अमित शाह ने कुछ दिनों पहले 2/3 सीटों जीतने का जो जिक्र कर दिया, वो जिक्र काफी कुछ कह जाता है। अब प्रश्न ये भी है कि क्या इस बार भी सर्वाधिक सीटें हासिल करने का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार रहेगा? मुद्दा तो ये भी है कि जब केजरीवाल द्वारा, आप द्वारा गुजरात चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है, तो क्या गुजरात, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां से ही केंद्र की सत्ता हासिल हुई थी, क्या उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? गुजरात का गुजरात मॉडल जो मशहूर है, क्या वह गुजरात में अब दिल्ली मॉडल देखने को मिलेगा, या फिर गुजरात की जनता मोदी के नाम पर फिर एक बार भाजपा को जीत दिलवाएगी? ऐसे तो कहा जाता था, सालों साल कहा भी गया
कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में कभी भी कोई भी तीसरा मोर्चा जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाया, यानी कि हमेशा से कांटे की टक्कर जो है या फिर जो जंग का मैदान है वहां पर भाजपा या कांग्रेस ही दिखी है। तो क्या आम आदमी पार्टी ये जो कहावत है राजनीतिक उसको झूठा साबित कर पाएगी? आम आदमी पार्टी जो कि दावा कर रही है कि बीजेपी जा रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात में आ रही है, वो कितनी हद तक कामयाब हो पाएगा? सामने भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए भी तो ये नाक का सवाल है कि उसको गुजरात राज्य को बचाना है, क्योंकि गुजरात मॉडल के चलते पूरे देश में सत्ता हासिल करने में भाजपा कामयाब हुई, तो अब उन्हें कायम भी तो रखना है गुजरात मॉडल को। प्रश्न यहाँ पर यह भी है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनावों को याद कर ले 2017, जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ था वो ऊपर की ओर जा रहा था, यानी कि जनता के मत कांग्रेस को मिल रहे थे। भाजपा की बात करें उसकी सीटें तो कम हुई थी, लेकिन सामने कांग्रेस की बड़ी थी। तो फिर क्यों कांग्रेस उतनी एक्टिव गुजरात के इलेक्शन में नजर नहीं आ रही है? या फिर क्यों ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है कि बस जैसे युद्ध भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है? कांग्रेस की अगर बात करें, भारत जोड़ो अभियान बहुत ही अच्छे विचारों के साथ शुरू किया हुआ अभियान, लेकिन फिर भी है तो राजनीतिक पार्टी द्वारा ही, तो फिर क्यों गुजरात को इससे बाकायदा रखा गया? भारत जोड़ो यात्रा का क्या कोई लाभ कांग्रेस को गुजरात के इलेक्शन में हो पाएगा? मुद्दा यहां पर दूसरा ये भी है कि आम आदमी पार्टी जो एक बार शायद गुजरात में जीते या ना जीते, लेकिन कुछ सीटें पाकर भी घर कर गई, तो फिर क्या होगा? भाजपा के लिए सिचुएशन ऐसी तो नहीं होगी कि कांग्रेस मुक्त का जो सपना भाजपा देख रही है उसमें कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को हो जाए और फिर आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी के साथ वो आगे बढ़ रही है वही भाजपा के लिए सिर दर्द हो जाए। क्योंकि 2024 का भी अगर हम जिक्र कर ले तो बहुत ही अहम होगा। उससे पहले आने वाले सभी विधानसभा चुनाव में हर पार्टी का एक दमदार परफॉर्मेंस शब्द इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि जनता भी तो देखती है कि किसकी सत्ता किस राज्य में है, वहां पर लोगों का क्या मानना है। और सामने रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात कर ले, ऐसे तो हर पार्टी बोलती है कि हम जो टिकट है वो देते हैं तो एक रिकॉर्ड पर देते हैं, हम कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट को एनालिसिस करके बनाते हैं, लेकिन क्या सच में ये होता है सही? अब जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, कहीं ना कहीं हर पार्टी की ओर से एक लिस्ट बाहर निकलेगी कि किसे टिकट मिल रही है, किसे नहीं मिल रही। फिर शायद कहीं पर नाराजगी पर हुई हो, कहीं पर खुशी भी हो। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि टिकट न मिलने की वजह से नाराज नेता जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही दल को हराने के लिए जुट जाता है। वैसे भाजपा की बात करें तो यहाँ पर बात तो वो रणनीति की भी करनी पड़ेगी जो भाजपा ने अपनाई। भाजपा को लगा कि शायद कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी है, अगर जनता परिवर्तन ले आई तो क्या होगा, इससे बेहतर है कि हम खुद ही क्यों ना परिवर्तन कर ले। जो हमने देखा कि गुजरात में नया मंत्रिमंडल आया, नए मुख्यमंत्री भी मिले, लेकिन जनता की नाराजगी क्या कम हो पाई है? या फिर जनता ज़्यादा समझदार है, जो शायद चुनाव के रिजल्ट में ही पता चलेगा। अब देखना यही रहेगा कि 2024 में आखिरकार गुजरात की जनता किसे चुनती है, कि फिर एक बार क्या मोदी का नाम काफ़ी होगा, मोदी लहर काफ़ी होगी। आज जो देखने को भी मिला कि बड़ोदरा में केजरीवाल के आने पर कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए।
भले ही केजरीवाल ने इसे ये गिनाया हो कि ये जो है वो कहीं ना कहीं डर बोल रहा है, भाजपा को जो डर लग गया है आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री को लेकर, लेकिन असलियत तो कुछ भी हो सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए तो सत्ता से ज़्यादा अब विपक्ष का जो पद है वो बचाने की जिम्मेवारी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे तो इलेक्शन है, जैसे हमने शुरू में बात की कि बड़े नेताओं की आवाजाही है वो यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन महत्वपूर्ण है कि चुनाव के बाद भी वो नेता यहाँ पर आए, देखे कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर जनता को कोई कहीं पर भी अगर वो नेता की ज़रूरत है तो वो उसी स्पीड में आए जितनी स्पीड में वो चुनाव के प्रचार में आ रहे हैं। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी गुजरात के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।